नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं रतनपुर के कलचुरियों के बारे में, और ये रतनपुर के कलचुरियों का क्विक रिवीजन होने जा रहा है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत छोड़कर पढ़ा रहे हैं, ये क्योंकि क्विक रिवीजन है मंडी निरीक्षक के लिए, इसलिए बहुत जल्दी बहुत सारे चीजें हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे रतनपुर के कलचुरियों के बारे में। तो रतनपुर के कलचुरी का आपको शुरुआत कहाँ से याद रखना है, तो शुरुआत याद रखिएगा आदि पुरुष से। तो आपका याद रखना है रतनपुर के कलचुरियों या कलचुरी वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो आदि पुरुष आपके कृष्णराज को कहा जाता है। ठीक, कलचुरी वंश का आदि पुरुष किसको बोला जाएगा, तो कृष्णराज को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं संस्थापक। तो संस्थापक कौन थे, अब रतनपुर के कलचुरियों के संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा। तो संस्थापक कौन थे, तो कलिंगराज। याद रखिएगा संस्थापक कौन थे, कलिंगराज। कलिंगराज के बाद अब इनके बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। कलिंगराज के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि कलिंगराज जो थे वे रतनपुर, देखिए कि ये जो कलिंगराज थे ये रतनपुर के कलचुरियों के क्या थे, संस्थापक थे, या फिर इनका बोल सकते हैं संस्थापक। अगर कलचुरियों का बोला जाए तो किनको बोला जाता है, कलिंगराज को। कलिंगराज जो थे शुरुआती दौर पर कहां शासन किए थे, तो कलिंगराज या कलचुरी वंश का शासन कहां था, तो आपको याद रखना है तुम्माड़। और तुम्माड़ पड़ता कहां है, तो तुम्माड़ पड़ता है आपका कोरबा जिला में। ठीक ना, याद रखना है ये तुम्माड़ नामक जगह अभी भी है। तो तुम्माड़ से इन्होंने क्या किया था, कलचुरी वंश के शासन का शुरुआत किया था। ठीक, और यहीं पे आपको याद रखना है चैतुरगढ़ नामक एक जगह है जहां पर इन्होंने क्या किया था, मंदिर बनवाया था। ठीक ना, कौन सा मंदिर, तो आपको याद रखना है महामाया मंदिर। कई बार होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है कि चैतुरगढ़ के महामाया मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो याद रखना है कौन करवाया था, तो कलिंगराज। याद रखना है कौन करवाया था, तो कलिंगराज। ठीक, इन्होंने क्या किया था, तो चैतुरगढ़ के महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। इनके बाद अगले जो शासक होते हैं वो होते हैं कमलराज। याद रखिएगा इनके बाद जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं, आपके कमलराज। ये जो कमलराज होते हैं ये लगभग, देखिए कलिंगराज का आपका शासन काल कब से कब तक था, तो 1000 से लेकर 1020 ईस्वी तक था। याद रखिएगा इसको, 1000 से 1020 ईस्वी तक कलिंगराज का शासन था। उसके बाद आते हैं कमलराज। तो कमलराज का जो शासन काल है वो आता है आपका 1020 से लेकर 1045 ईस्वी तक। याद रखना है आपको 1020 से लेकर 1045 ईस्वी तक। अब इन्होंने भी क्या किया था, जैसे कलिंगराज थे तो कलिंगराज जैसे ही इन्होंने भी क्या किया था, तुम्माड़ से ही शासन किया था। ठीक, और ये भी तुम्माड़ से ही शासन कर रहे थे। तो आपको याद रखना है कलिंगराज के बाद अगले कौन होते हैं, तो कमलराज। कमलराज के बारे में आपको याद रखना है इन्होंने भी केवल तुम्माड़ से ही शासन किया था। जैसे ही कमलराज का शासन का अंत होता है उनके बाद आते हैं आपके रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ठीक, या बोल सकते हैं रत्नदेव को ही आपके रतनपुर शाखा का संस्थापक माना जाता है। ठीक ना, याद रखना है इन दोनों ने तो कहां से शासन किया था, आपके कलिंगराज और कमलराज कहां से शासन किए थे, तो कलिंगराज और कमलराज तुम्माड़ कोरबा से शासन कर रहे थे। लेकिन अगले जो आते हैं आपके रत्नदेव प्रथम। ठीक, याद रखना है इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, इनका शासन क्रम को भी आपको याद रखना है, ये तीसरे नंबर के शासक हुए थे। साथ ही इनका शासन काल कब से कब तक था, तो 1045 से लेकर 1065 ईस्वी तक इनका शासन था। और आपको याद रखना है रतनपुर में पहले जो शासक होते हैं कलचुरी वंश के वो कौन थे, आपके रत्नदेव प्रथम ही थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, तो राजधानी को पहले तो परिवर्तित कर दिया। आपको याद रखना है पहले रतनपुर को बसाया, कब बसाया, तो 1050 में। देखिए 45 से शासन कर रहे थे लेकिन 1050 में क्या किए, 1050 में रतनपुर की स्थापना कर दिए। बाद में रतनपुर को ही क्या कर लिए, अपना राजधानी बना लिए। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद इन्होंने, जैसे आपके कलिंगराज जो थे उन्होंने
चैतुरगढ़ के महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। सेम इसी प्रकार से जो रत्नदेव प्रथम होते हैं वो रत्नदेव प्रथम क्या करते हैं, महामाया मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कहां, तो ये याद रखना, रतनपुर में। ठीक, आपको ये याद रखना है। ठीक, महामाया मंदिर का निर्माण कहां करवाए थे, तो रतनपुर में। इनके बाद जो अगले शासक होते हैं वो होते हैं पृथ्वीदेव प्रथम। इनको भी याद रखना है आपको, कई बार इनको पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल कब से कब था, तो 1065 से लेकर 1090 ईस्वी तक इनका शासन था। अब इनकी खासियत क्या थी, तो ये बहुत शक्तिशाली शासक हुए थे। इनको बोला जाता है कि करीबन ये 21,000 गांवों के क्या थे, अधिपति थे। ठीक, किसमें वर्णन है, तो आपको याद रखना है, आमोदा ताम्रपत्र में पृथ्वीदेव प्रथम का वर्णन मिलता है, जिसमें बोला गया है कि ये 21,000 गांवों के क्या थे, अधिपति या फिर स्वामी थे। अब इसी कारण इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी। आपको याद रखना है, इस उपाधि को बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था, तो सकल कौशलाधिपति। याद रखना है, ठीक ना, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो पृथ्वीदेव प्रथम। साथ ही इन्होंने रतनपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। इससे पहले जो आपके रत्नदेव प्रथम थे वे बहुत सारा छोटा छोटा क्या बनाए थे, तालाब बनाए थे, जिसके वजह से रतनपुर को क्या बोला जाता है, तालाबों की नगरी बोला जाता है। याद रखना है, ठीक ना। किनके कारण, तो रतनदेव प्रथम बहुत सारा छोटा छोटा तालाब बनाए थे, जिसके कारण रत्नपुर को क्या बोला जाता है, या रतनपुर को क्या बोला जाता है, तालाबों की नगरी बोला जाता है, या टंकियों का शहर भी रतनपुर को ही बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही इनके बाद जो शासक आते हैं वे एक बड़ा तालाब, ठीक ना, याद रखना है, विशाल तालाब का निर्माण करवाते हैं। कहां, तो आपका रतनपुर में। इनके बाद अगले शासक आते हैं जाजल्य देव प्रथम। आपको याद रखना है, जाजल्य देव प्रथम, इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1090 से लेकर 1020 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अब इनकी खासियत क्या थी, इनकी विशेषता क्या थी, इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया था, ये देखते हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, एक नए नगर का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या था, जाजल्यपुर। याद रखना है, ठीक ना। एक नए नगर का स्थापना किया, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, जाजल्यपुर या जाजल्य नगरी। आपको याद रखना है, ठीक। और यहीं पे आपका क्या करवाया, जाजल्यपुर में ही विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान समय में क्या बोला जाता है, नक्टा मंदिर के नाम से फेमस है। आपको याद रखना है, ठीक ना। जांजगीर चांपा में पड़ता है विष्णु मंदिर, जो वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है, आपका नक्टा मंदिर के नाम से। उसके बाद अगला देखेंगे तो इन्होंने, आपको याद रखना है, ठीक ना, सोमेश्वर देव को पराजित किया था। आपको याद रखना है, इन्होंने क्या किया था, सोमेश्वर देव को पराजित किया था। और इनको पराजित करने के बाद कौन सा उपाधि धारण कर लिया था, तो गज शार्दुल की उपाधि धारण कर लिया था। आपको याद रखना है, सोमेश्वर देव को पराजित करने के बाद कौन सा उपाधि धारण कर लिया, तो गज शार्दुल का उपाधि धारण कर लिया, यानी हाथियों का शिकारी। याद रखना है, गज शार्दुल का अर्थ क्या था, हाथियों का शिकारी। इसके बाद अगला जो शासक होता है जिनको ये हराते हैं वो थे आपके उड़ीसा के शासक, कौन, भुजबल। याद रखना है, ठीक ना। इन्होंने दो शासकों को हराया था, पहला तो सोमेश्वर देव को हराया, दूसरा आपका कौन था, भुजबल। भुजबल को भी इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। साथ ही पाली के शिव मंदिर, याद रखना है, ठीक ना, पाली का जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार भी कौन कराया था, तो पृथ्वीदेव प्रथम। आपको याद रखना है, ठीक। पृथ्वीदेव प्रथम से 5 रिलेटेड बात आपको याद रखना है। पहला तो आपको जांजगीर का या जाजल्य नगर का स्थापना कौन किया था, तो पृथ्वीदेव प्रथम। साथ ही जाजल्य नगर में विष्णु मंदिर का निर्माण किया था, या फिर जो वर्तमान में स्थिति कहाँ है, तो आपका जांजगीर चांपा। और क्या किया था, तो सोमेश्वर देव को पराजित किया था। आपको याद रखना है, गुंड महादेवी का जो अभिलेख है उसमें इनका वर्णन मिलता है कि इन्होंने सोमेश्वर देव को पराजित किया। साथ ही बाद में उनकी माता के आग्रह पर उन्हें क्या कर दिया था, मुक्त कर दिया था।
उसके बाद आपको अगला बात याद रखना है कि उड़ीसा के शासक जो थे भुजबल, उनको भी पराजित किया था। और आपको याद रखना है कि शिव मंदिर पाली का भी जीर्णोद्धार कौन कराया था, तो पृथ्वीदेव प्रथम। तो आपको दो लोगों का जाजल्यदेव प्रथम, ठीक ना, इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम और रत्नदेव प्रथम, इन तीनों का बार बार पूछा जाता है आपको, ठीक। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग रत्नदेव द्वितीय। अब इन लोगों के सेकेंड वर्जन भी हैं, तो रत्नदेव द्वितीय आते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1020 से लेकर 1035 तक। आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर में जिनका शासन था उनको बोला जाता है त्रिपुरी के कलचुरी बोला जाता है, यानी ये त्रिपुरी शाखा से उठकर आए थे। और इससे आपके रत्नदेव प्रथम से जितने भी शासक थे, रत्नदेव प्रथम के पहले जितने भी शासक थे, वे सभी लगभग त्रिपुरी के अधीन कार्य करते थे। यानी त्रिपुरी में जैसा आपका शासन व्यवस्था चलता था वैसा ही आपका यहाँ पर शासन व्यवस्था चलता था। लेकिन जैसे ही आपके रत्नदेव द्वितीय आते हैं, रत्नदेव द्वितीय के आते ही क्या होता है, इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकारा। मतलब बोला तो नहीं उनको, लेकिन उनके कहे अनुसार इन्होंने क्या किया, शासन नहीं किया, ठीक। तो त्रिपुरी कलचुरी की अधीनता अस्वीकार करने वाला शासक कौन था, तो रत्नदेव द्वितीय, याद रखना है, ठीक। उसके बाद इन्होंने भी एक शासक को हराया जिनका नाम था अंतरवर्मन चोड़गंग। अंतरवर्मन चोड़गंग को क्या किया था, इन्होंने पराजित किया था। साथ ही सोने और चांदी के सिक्के भी चलाए थे। आपको याद रखना है, सोने और चांदी के सिक्के। अब देखिए, अधीनता अस्वीकार किया, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि ये खुद का क्या कर रहा था, सोना और चांदी का सिक्का चला रहा था, मतलब अपना छापा हुआ सिक्का चला रहा था। यही अधीनता अस्वीकार करने की आपकी क्या थी, एक बोल सकते हैं एक संकेत था, ठीक। उसके बाद इन्होंने ही, आपको याद रखना है, ठीक ना, पूछता है आपका कि गंगाधर नामक ब्राह्मण को जमीन दान में कौन दिया, तो यही शासक थे जिन्होंने गंगाधर राव को क्या दिया था, एक गांव दान में दे दिया था, ठीक ना, कौन, तो रत्नदेव द्वितीय। इनके बाद आते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1135 से लेकर 1165 तक इनका शासनकाल था। अब इनका खासियत क्या था, ये बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने चक्रकोट पर आक्रमण किया और वहां को क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। चक्रकोट को जैसे ही आक्रमण करते हैं तो अंतरवर्मन चोड़गंग जो होते हैं वो भयभीत हो जाता है और समुद्र की ओर भाग जाता है। आपको याद रखना है। साथ ही इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का भी क्या किया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ये याद रखना है, ठीक। राजीव लोचन मंदिर कौन बनाया था, तो रानी वसाटा बनवाई थी, ठीक ना। आपको याद रख लेना है इसको, रानी वसाटा राजीव लोचन मंदिर का निर्माण की थी। साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे छोटे चांदी और सोने के सिक्के जो चलाने वाला शासक है, आपको याद रखना है, कलचुरी वंश में सबसे छोटे चांदी और सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन है, तो आपको याद रखना है पृथ्वीदेव द्वितीय। इसमें इतना ही याद रखना है। इसके बाद अगले शासक आते हैं आपके जाजल्यदेव द्वितीय। इनके बारे में उतना कुछ याद रखने लायक है नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक। जाजल्यदेव के बाद आते हैं आपके जगदेव। जगदेव का शासनकाल आपका 1168 से लेकर 1178 रखता है। इनका भी आपको ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले आते हैं आपके रत्नदेव तृतीय। आपको इनको याद रखना है, रत्नदेव तृतीय। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1178 से लेकर 1198 तक इनका शासनकाल रहा था। अब इनके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, गंगाधर राव। याद रखना है, यही वाले गंगाधर राव हैं जिनको क्या किया था, आपका गांव दान में दे दिए थे, ठीक ना। याद रखना है, ये वाले जो गंगाधर राव हैं यही थे जिनको क्या किया गया था, गांव दान में दे दिया गया था। बाद में जो रत्नदेव तृतीय आते हैं वो इन्हें अपना सेनापति बना देते हैं। और बताया जाता है कि रत्नदेव तृतीय के शासन काल में जो कलचुरी वंश था उनका राजकोष जो था वो खाली हो गया था, जिसके वजह से इनकी सेना क्या हो गई थी, कमजोर पड़ गई थी। अब इस
कमजोर सेना को सुदृढ़ करने के लिए ही गंगाधर राव को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इन्होंने क्या सजेशन दिया, तो इन्होंने राजा को सजेशन दिया था कि आप बहुत सारे मंदिर बनवाइए, जिससे आपका क्या होगा, आपके शासनकाल में स्थिरता आएगी। और इन्होंने बहुत सारे मंदिर का भी निर्माण किया था। खरोद, आपको यह भी याद रखना है, खरोद प्रशस्त्र लेख में भी इनका वर्णन मिलता है। इनका वर्णन मिलता है कि यह बहुत कुशल बुद्धि के और बहुत सुंदर प्रतापी राजा थे करके, ठीक। साथ ही इनको और एक चीज से याद रखना है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार कौन करवाए थे, तो आपके रत्नदेव तृतीय। इनके बाद अगले जो शासक आते हैं वो आते हैं आपके प्रताप मल्ल। याद रखना है, प्रताप मल्ल, इनका शासनकाल था 1198 से 1222 तक। ये बहुत अल्प आयु में ही क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। इस कारण इन्हें क्या बोला जाता है, दूसरा बलि। इनकी शक्ति को देखते हुए इन्हें अल्प आयु में ही राजा बना दिया गया था, और इसी कारण इन्हें क्या नाम से जाना जाता है, तो दूसरा बलि के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही प्रताप मल्ल का शासनकाल खत्म होता है, वहां से लेकर लगभग 300 वर्षों के बीच का इतिहास नहीं मिलता है, ठीक। तो इसी को आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्या बोला जाता है, अंधकार युग बोला जाता है। आपको इसको याद रख लेना है, ठीक। छत्तीसगढ़ के इतिहास का अंधकार युग कब से कब तक माना जाता है, तो 1222 से लेकर 1480 तक का शासनकाल क्या माना जाता है, आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास का अंधकार युग। बार बार पूछा है आपका कि अंधकार युग से पहले का शासक और अंधकार युग के बाद का शासक। तो अंधकार युग के बाद का शासक कौन होता है, तो बहारेंद्र शाह। आपको याद रखना है, बहारेंद्र शाह क्या होते हैं, अंधकार युग के बाद के शासक कहलाए। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1480 से लेकर 1525 तक इनका क्या था, शासनकाल था। इन्होंने अपनी राजधानी छुरी कोसगई को बनाया था। साथ ही जो कोषागार, आपको याद रखना है, कोषागार जो था उसको भी ट्रांसफर कहां कर दिए थे, तो छुरी कोसगई में ही ट्रांसफर कर दिए थे। साथ ही आपका एक छुरी में ही, छोरी कोसगई में ही कोसगई माता का मंदिर का भी निर्माण कौन कर रहे थे, तो बहारेंद्र शाह, ठीक। उसके बाद अगले जो शासक आते हैं आपके कल्याण शाह। कल्याण शाह का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको भी बार बार पूछा है, ये भी आपका क्या है, IMP है। कल्याण शाह का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1544 से लेकर आपका 1581 तक। और इन्होंने राजस्व की एक नई पद्धति चालू की थी, जिसको बोला जाता है जमाबंदी प्रथा। याद रखना है, राजस्व की नई प्रणाली शुरू किया था कौन, कल्याण शाह। तो जमाबंदी जो प्रथा थी वो कौन शुरू किया था, तो कल्याण शाह। इनको जहांगीर का समकालीन बोला जाता है। आपको याद रखना है, इनको जहांगीर का समकालीन बोला जाता है। साथ ही बोला जाता है कि इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में क्या किया था, रहा था, ठीक नहीं, या 8 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में कौन रहा था, तो कल्याण शाह। याद रखना है। कल्याण शाह के बाद अगले आते हैं आपके लक्ष्मण शाह। इनका आपको ज्यादा याद रखना नहीं है, नाम केवल याद रखना है। जैसे ही लक्ष्मण शाह आते हैं, उनके बाद आते हैं आपके तखत सिंह। तो तखत सिंह के बारे में एक बात आपको याद रखना है कि इन्होंने तखतपुर नामक नगर का स्थापना किया था। साथ ही आपको एक बात और याद रखना है, औरंगजेब का समकालीन भी तखतपुर ही, औरंगजेब का समकालीन कौन था, तो तखत सिंह ही था। तखत सिंह के बाद अगले जो शासक आते हैं वो आते हैं राज सिंह। राज सिंह ने ही कौन सा जगह का बसाया था, तो राजपुर नामक शहर को बसाया था कौन, राज सिंह। राज सिंह के बाद आते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह और राज सिंह क्या थे, आपस में भाई थे, ठीक। याद रखना है, राज सिंह और सरदार सिंह क्या थे, भाई थे। क्योंकि राज सिंह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सरदार सिंह को क्या मिला था, गद्दी मिला था। सरदार सिंह के बाद अगले आते हैं रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि प्रथम कलचुरी शासक और लास्ट को याद रखना है, तो अंतिम कलचुरी शासक या रतनपुर के अंतिम कलचुरी शासक कौन थे, तो रघुनाथ सिंह। आपको याद रख लेना है, रघुनाथ सिंह क्या थे, रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक थे, ठीक। उनके बाद अगले आते हैं मोहन सिंह। मोहन सिंह के बारे में आपको याद रखना है, मोहन सिंह जो थे वे रायपुर कलचुरी के शासक थे, और
मराठों के अधीन रहकर कार्य किए थे, ठीक ना। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, आगे का शासन किसके पास चला जाता है? मराठों के पास चला जाता है। तो ये आपका रतनपुर का कलचुरी पूरा खत्म होता है। होप आप लोगों को ये पूरा सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही अगर यहां तक देख लिए हैं तो जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वाला वीडियो आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।